पाठ 5 चिकित्सा का चक्कर। हमारे देश में चिकित्सा के कई पद्धतियाँ प्रचलित हैं। किसी के बीमार पड़ने पर उसे देखने के लिए आने वाले लोग अपना अपना नुस्खा और चिकित्सा पद्धति आजमाने की सलाह देते हैं। चिकित्सा प्रणालियों के चक्कर में फंसे लेखक की बड़ी ही मनोरंजक कहानी है चिकित्सा का चक्कर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते। यूडी क्लोन की शीशियां, सिर पर कोमल करों से बीवी उंडेल कर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढब जी, कैसी तबीयत है? किसकी दवा हो रही है? कुछ फायदा है? जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष ना सही, साधारण से ही। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैं तुरंत उसकी एक बूंद पी गया। दोबारा दवा पी, तिबारा। प्रातः काल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की भी कमी न हुई। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कह पाया था कि वे बोले, जबान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मांगनी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताजी मिलती हैं। गरम बोतलों से सेक भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहां तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी
जो भी आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताया हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी होती। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई। पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंच कर चुभो दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वह तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि काफी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। यह तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया। अभी कुछ दिन दवा भेजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत भड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला किया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो। उधर मैं हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी न तो किसी की बात मानता था और न ही कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन से आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन,
चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए, न भेजे गए सज्जन का ही कोई पता चला। एक ओर दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं। बेचैनी और भी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्र देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त से शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी और कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द ना गया। वह CID की तरह पीछा ही न छोड़ता था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी। वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब, आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम और वैद्य को ही दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही दिया, अब हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र ना करना मुझसे ना हो सकेगा। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पायजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनने वाला था। परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया। दर्जी ने कुछ कतर ब्योंत की हो और चुस्ती दिखाई। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब इतने पतले दुबले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ वालों के। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है।
हकीम साहब ने कहा, यार रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नफ्स तो दिखाइए। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई है। ठीक है, अब आप इलाज शुरू कीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयाँ बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से आता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। साहब, इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब, जादू का काम करती हैं, जादू का। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता? इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा। देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली, बेटा, सब कुछ किताब में ही थोड़ी लिखा रहता है। बात यह है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है। वे मेरी स्त्री और माता जी की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना, इसकी बरौनी कैसी खड़ी है। किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग ही गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा ना हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहां सभी साधन हैं। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है? किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा लीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह कहने में तो कुछ कठिनाई ही नहीं हुई। गोया
दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उन्होंने कहलवाया कि 3 रुपए एक दांत तोड़वाने के लिए लगेंगे। कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई के अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च करो। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चढ़ने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए?